बोलो, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? कुछ आइडिया है? बताओ, ग्रेविटेशन किसको कहते हैं? कुछ तो बताओ, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता ही होगा। बोलो ना, डरना इसमें क्या है? क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत बोलोगे, इससे ज्यादा क्या होगा? ग्रेविटी। क्या हुआ? बोलो। ग्रेविटी। ग्रेविटी तो अलग चीज है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन तो अलग अलग है। मैं ग्रेविटेशन पूछ रहा हूँ। बोलो। बोलो। कुछ तो बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या? कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? जिससे अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है। नहीं। और कोई? चलो देखो, अर्थ वर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो ग्रेविटी है। अर्थ का कॉन्सेप्ट ग्रेविटी है। ग्रेविटेशन क्या है कि कोई भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट हो, मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब मास है, तो उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग ग्रेविटेशन कहते हैं। अर्थ का तो अर्थ तो दूसरी चीज है। ठीक है, सो इन जनरल the phenomena of attraction between any two material body, मटेरियल बॉडी का मतलब मास, is called gravitation। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, किसी भी शेप साइज का हो, कैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें मास है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है M1 किसी भी शेप साइज का, ये एक ऑब्जेक्ट है M2 किसी भी शेप साइज का, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे। 2 1 को अपनी ओर पुल करेगा, 1 2 को अपनी ओर पुल करेगा। ये दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल अपोजिट होंगे। तो ये जो फोर्स है
जिसकी वजह से ये जो फेनोमेना है दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं, इसी को ग्रेविटेशन कहते हैं और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। अब ये तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कितना? तो न्यूटन ने एक लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। उससे हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये फोर्स है कितना। सो नेक्स्ट इज, अच्छा पहले इसको कॉपी कर लो, थोड़ा सा 2 ही लाइनें कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे लेंदी हो जाएगा। हो गया? यस सर। अच्छा, अब ये फोर्स कितना होगा? इसके लिए न्यूटन ने लॉ दिया जिसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से ये डिफाइन किया गया 2 पॉइंट मासेस के लिए कि ये एक पॉइंट मास m1 है, ये एक पॉइंट मास m2 है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अगर r है तो ये दोनों एक दूसरे attractive force is proportional to product of their masses and inversely proportional to a square of distance between them। ठीक है, तो इस न्यूटन्स लॉ में 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, दूसरा पॉइंट forces directly proportional to product of their masses।
और तीसरा पॉइंट कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। Inversely proportional to the square of distance between them। ये बात समझ आई? 3 पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट मिला के हो गया मेरा न्यूटन्स लॉ। तो ये जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकेंड इक्वेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों से को अगर कंबाइन करें तो ये कुछ ऐसा होगा, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r कैलकुलेट करने के लिए। इसमें ये जो G है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन। 10⁻⁻11 यूनिट क्या होगा? तो देखो न्यूटन, न्यूटन में मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, इस G का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, जरा खुद से देख लेना। इस G का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ r स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास का होल स्क्वायर। यही होगा, बोलो। यस सर। फोर्स होता है mlt-2 r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, और ये हो जाएगा m स्क्वायर होगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर G हो जाएगा मेरा m⁻⁻1 l क्यूब t⁻⁻2। हो सके तो याद कर लो, ऐसे कभी भी कैलकुलेट किया ही जा सकता है। सीईटी जैसे छोटे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन मतलब पूछता है, तो अगर याद है तो थोड़ा टाइम बचता है, बट वैसे याद करना कोई ये नहीं है, ये आपको कॉमन सेंस है, ये आप जब भी चाहे 2 मिनट में निकाल नहीं सकते हैं। क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको।
लिख लिए? यस सर। आगे बढ़े? वेक्टर पढ़ चुके हो? बोलो। यस सर। अच्छा, तो इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो देखिएगा ध्यान से। इसी न्यूटन्स लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा, देखिए ध्यान से। ऐसे समझिए, ये एक पॉइंट मास है m1, ये एक पॉइंट मास है m2, m1 का पोजीशन वेक्टर है r1, m2 का पोजीशन वेक्टर है r2। ठीक है? तो ये जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है, ये ग्रीन वाली लाइन क्या होगी? R1 माइनस R2। होगी? बोलो। कि नहीं? R2 माइनस R1 होगी। तुम लोग कुछ नहीं बोलता है। R2 माइनस R1 होगी, तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो R2 मिलेगा ट्रायंगल लॉ से। बोलो ना हाँ या ना, कुछ तो बोलो।
सर वापस सर। एक्सप्लेन करो ना। मैंने कहा कि ये जो ग्रीन वाला वेक्टर है, R1 में इस ग्रीन वाले वेक्टर को ऐड करेंगे तो R2 मिलना चाहिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। बोलो। यस सर। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो ग्रीन वाली लाइन होगी ये R2 माइनस R1 होगी। यस सर। ठीक है, यानी कि M1 पर जो फोर्स लगेगा, M1 पर जो फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनना, तो फोर्स ऑन 1 जो लगेगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा G(M1 M2) upon distance between them, that is mod of R2 minus R1 का होल स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। बस इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा ये R2 माइनस R1 के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा, है ना। सर। अच्छा, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, यूनिट वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो G(M1 M2) वेक्टर हो गया मेरा R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ R2 माइनस R1 का होल क्यूब। ये एक्सप्रेशन समझ आया? यस सर। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा फॉर्मूला मिलेगा, स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऊपर जो दिखाया था वो वाला फॉर्मूला मिलेगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। डन। ठीक है, तो ये हुआ
फंडामेंटली ग्रेविटेशन की कहानी। बार बार आप लोग कंफ्यूज करते हैं ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में। ग्रेविटी अलग चीज है, ग्रेविटी क्या है अब वो देखिए। तो जैसे मैंने कहा, किसी भी दो मटेरियल बॉडी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशन है ना। अब ग्रेविटेशन का स्पेशल केस ग्रेविटी है। स्पेशल केस ग्रेविटी मत, उन दोनों में से अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ हो गया तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ये फेनोमेना ग्रेविटी है। समझ आया? कोई जनरल मास के लिए है तो ग्रेविटेशन कहते हैं, और स्पेसिफिकली अर्थ के लिए है तो ग्रेविटी कहते हैं। क्लियर है? यस सर। So the phenomena of force of gravitational attraction on a body by earth is called gravity। समझ आया? यस सर। अच्छा, तो अब ऐसे समझते हैं कि मान लिया ये अर्थ है और अर्थ के ऊपर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर या सराउंडिंग में जो भी कह लो, ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है। तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करेगा, अपने सेंटर की ओर पुल करेगा ना। तो ये जो फोर्स F होगा रेडियस ऑफ अर्थ को RE लिख देते हैं, मास ऑफ अर्थ को ME लिख देते हैं। तो ये जो फोर्स F है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इस F की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस F की वैल्यू हो जाएगी G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। होगा ऐसा? Yes sir. तो ये जो टर्म है दैट इज कैपिटल G मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये सब तो कांस्टेंट है। इस सब की जब वैल्यू पुट करोगे तो यही स्मॉल g आता है, जिसको 9.81 आप लोग कहते हो, और इसका नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चमका कोच? Yes sir. तो जो स्मॉल g आप लोग कहते हो वो स्मॉल g यही है,
क्योंकि ये जो इस पर फोर्स लगाया ये ऐसा है, और यही फोर्स बाय डेफिनेशन वेट है, यानी कि mg है, तो स्मॉल m, और ये जो g है यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। क्लियर? बोलिए। यस सर। तो इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अगर अर्थ है तो, मून है तो मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून, कोई और सैटेलाइट है, कोई और प्लेनेट है, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज होता रहेगा। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो ये मैंने अर्थ के हिसाब से दिया है। अब जो भी प्लेनेट होगा उसका मास और रेडियस यहाँ पर आता रहेगा। ठीक है? अब आइए, ये जी कैसे कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज वेरिएशन इन acceleration due to gravity। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता है वो हम देखेंगे। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू कम होते जाती है, स्पेस में 0 हो जाता है, ऐसा सुनते हो ना? Yes, sir. सो ए पार्ट वेरिएशन विथ हाइट। हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज करता है देखिए। तो सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और समझने के लिए वैसे तो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल m, और रेडियस ऑफ अर्थ है re, मास ऑफ अर्थ है me। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h हो जाएगा। होगा? बोलो। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस तो अब रेडियस ऑफ अर्थ प्लस h होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि जो मेरा नया वाला जी है, जी इफेक्टिव बोल दो या जो भी बोलना है, या जी रहने दो, उसको जी नॉट बोल देंगे। चलो, ये जो जी है ये क्या हो जाएगा? ये हो गया कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, बाहर लिख देते हैं तो ये 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा? होगा? Yes, sir. तो ये पूरा टर्म तो जी नॉट है 9.81, तो ये हो गया जी नॉट इंटू 1 प्लस h अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला, ये हो गया एक्चुअल फॉर्मूला जिसमें कि कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कभी कभी क्या होगा, में बहुत छोटा है ऐसा बोल देगा। तो जब ऐसा होगा तो इस g का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगा g नॉट इंटू
1 और ये 2 -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2h अपॉन RE का होल स्क्वायर चला गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपका हो गया अप्रोक्सीमेट रिलेशन, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा यूज होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्मॉल h की वैल्यू कैपिटल RE से छोटी ही होगी। क्लियर है? तो ये वाला रिलेशन एक्यूरेट रिलेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये वाला रिलेशन अप्रोक्सीमेट रिलेशन है, जो तभी यूज करेंगे जब h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है ऐसा दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। कॉपी कर लीजिए। डन। हो गया? अच्छा, तो ये तो हुआ हाइट के साथ वेरिएशन। अब डेप्थ के साथ वेरिएशन देखो, तो बी वेरिएशन विथ डेप्थ। डेप्थ के साथ वेरिएशन देखेंगे, देखो ध्यान से जरा सा। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, और हम अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे यहां पर कहीं एक मास स्मॉल m को रख दिया, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये निकालने की कोशिश है।
ठीक है। और ये टोटल है मेरा रेडियस ऑफ अर्थ, ये टोटल मास है, मास ऑफ अर्थ। अब इसमें एक्चुअल कैलकुलेशन अगर कहोगे तो उसके लिए सेल थ्योरम का यूज होता है। आप लोगों को देखा मैंने बुक में दिया नहीं, ये नहीं पढ़ना है। तो सेल थ्योरम जो होता है उसके हिसाब से ये जो अंदर में मास है ना, जो मैं ब्लू से डॉट डॉट कर रहा हूं, सिर्फ इतने मास के कारण पुल जो होगा वही उस पर होगा, इसको m डैश। तो सेल थ्योरम के हिसाब से ओनली मास इनसाइड द dotted blue line will be taken for calculation। आईआईटी वाले बैच में प्रॉपर हम लोग इसका प्रूफ वगैरह सब बताते हैं, लेकिन आप लोगों में क्या है ना कि उसकी जरूरत नहीं है, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, इसीलिए छोड़ दिया। और इसके प्रूफ में बहुत कैलकुलस भी लगेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो देखिए, ये जो फोर्स होगा, अब ये फोर्स मेरा हो जाएगा जी, वो मास जो ब्लू वाले सर्कल के अंदर है, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अब मेरा हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का होल स्क्वायर। ऐसा होगा? बोलो। सर। अब देखो, टोटल मास अगर कैपिटल एम है, मास ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ आर ई है, तो डेंसिटी ऐसा हो जाएगा 4 मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो एम डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय छोटे वाले स्फीयर का, जैसे 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का होल क्यूब, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो? एम डैश का वैल्यू समझ आया कि नहीं? तो यहां पर पुट कर दीजिए जी, एम डैश की जगह मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब, दैट इज डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाय छोटे वाले स्फीयर का वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का होल क्यूब, इनटू मास ऑफ अर्थ। और नीचे वाला टर्म मेरा हो गया रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी का होल स्क्वायर। आपके बुक में केवल फाइनल फॉर्मूला दिया हुआ है, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ इसीलिए। ये होल स्क्वायर है तो ये बच गया। तो ये मेरा हो गया जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल क्यूब इनटू रेडियस ऑफ अर्थ माइनस डी इनटू एम। ऐसा हो गया। तो ये जो टर्म आपको दिख रहा है यहां से यहां तक, यही जी है। तो नया वाला जी मेरा ऐसा हो गया, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, नीचे लिख देता हूं रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, एक रेडियस ऑफ अर्थ बच गया तो ये इसके अंदर चला जाएगा, तो 1 माइनस डी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा होगा। यही टर्म जी नॉट है। तो फाइनली जी इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। ये हो गया डेप्थ डी के साथ जी कैसे वेरी करता है, ये फॉर्मूला हो गया। ये आपके बुक में केवल इस तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? Yes, sir.
आगे बढ़ो। यस सर। तो हाइट हो गया, डेप्थ हो गया। थर्ड, variation in G due to rotation of earth। अर्थ रोटेट भी करता है अपने एक्सिस पर, है ना। बोलो। यस। तो ऐसे समझो। और सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं हम लोग, तो ऐसे समझिए। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का एक्सिस है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करता है। इस ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? एक बार अर्थ रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे में एक बार अपने एक्सिस के अबाउट घूम जाता है ना। ओ भाई साहब। यस सर। तो ये ओमेगा कितना होगा? 2π/24 आवर। जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, जस्ट मैंने यहाँ लिखा तो मैं बता देता हूँ कि अर्थ के रोटेशन का जो ओमेगा है वो क्या होगा? 2π/24 आवर। और एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600। तो 2π/24 इंटू 3600 इतना रेडियन पर सेकेंड होगा। कैलकुलेशन कोई पूछेगा नहीं, जस्ट ऐसे ही मैंने बताया। अब देखोगे अगर ध्यान से, तो जो पॉइंट इक्वेटर पर है वो तो अर्थ के रेडियस के बराबर रेडियस में सर्कुलर मोशन में होगा ना। बोलना। यस सर। लेकिन जो कहीं और है, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से थीटा एंगल पर, यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो इस रेडियस के सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा। यस। तो किसी एल्टीट्यूड थीटा पर देखो, यहां पर तो फोर्स लगा मेरा mg, अर्थ के सरफेस पर हर जगह तो g वही है। ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो इस स्मॉल r की वैल्यू कितनी हो गई? ये थीटा तो ये भी थीटा, तो स्मॉल r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ cos थीटा। होगा। यस। तो इस पर जो फोर्स mg का इधर लगेगा, mg cos थीटा, वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। नहीं समझा? कोई बात नहीं, चलो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के हिसाब से समझो। इस ऑब्जेक्ट पर जो अर्थ के ऊपर है, एक mg इधर लगेगा और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r होगा। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही फोर्स लगाएगा। नेट फोर्स यही होगा ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। यस सर। mg और m ओमेगा स्क्वायर r का रिजल्टेंट। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा होगा।
तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो चलो देखो, तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं नेट फोर्स इज, और वेक्टर का रिजल्टेंट आपको मालूम है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ए स्क्वायर मतलब mg का स्क्वायर, mg मतलब g नॉट हो गया, ये mg नॉट का स्क्वायर प्लस m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ mg नॉट इंटू m ओमेगा स्क्वायर r इंटू cos ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज पाई माइनस थीटा, ऐसा कुछ होगा। होगा। Yes, sir. तो देखने में ये बहुत बड़ा टर्म लगता है, इसलिए इसको ठीक कर देता हूं। तो m सब में यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी m स्क्वायर है, यहाँ भी दोनों m मिला के m स्क्वायर है, तो इस m को बाहर कर दिया। रूट के अंदर मेरा हो गया g नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r तो हो जाएगा कैपिटल R cos थीटा का होल स्क्वायर, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो माइनस 2 g नॉट ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r की जगह अगेन r cos थीटा, और यहाँ पर एक और cos थीटा, तो दोनों मिला के r cos स्क्वायर थीटा हो गया। यहां तक समझ आया? बोलो। Yes, sir. थोड़ा और ठीक कर लो इसको। सो m, ये देखने में बड़ा बड़ा टर्म है, इसके लिए रूट के अंदर मेरा फिर हो गया, जरूरत नहीं पड़ेगी इतना आप लोगों को, बट फिर भी जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, सो जी नॉट स्क्वायर प्लस दोनों में ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, r कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। तो इतना कॉमन आने के बाद ये बच गया ओमेगा स्क्वायर r माइनस ओमेगा स्क्वायर r कॉस स्क्वायर थीटा चला गया, तो माइनस 2g, ऐसा कुछ होगा। तो ये वाला जो टर्म है आपका पूरा, यही जी इफेक्टिव हुआ ना, ये जो पूरा टर्म है यही टर्म आपका जी इफेक्टिव हुआ। तो देखो, तो इस जी इफेक्टिव की वैल्यू हो गई इतना कुछ, दैट इज जी नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r cos स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर r माइनस 2g, ऐसा कुछ है ना। अब देखो, तो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना है, आपको कॉमन सेंस से दो बातें याद रखनी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट पोल पर है, ध्यान से सोचो, अगर ऑब्जेक्ट हमारा पोल पर है तो उस केस में सर्कुलर मोशन तो होगा नहीं, एक्सिस पर ही आ जाएगा ना, समझ रहा है कि नहीं?
भाई साहब, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर हो गया। तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 0 1 होता है, बोलो। Yes, sir. तो जी की वैल्यू दिख रही होगी G0 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ या ना? इसको 1 करोगे तो ये इसी का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना? Yes, sir. थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब दोनों पोल पर, तो cos 90 0, तो वहां पर जी की वैल्यू G0 ही हो जाएगी, कॉमन सेंस है। तो पोल पर जी मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर जी मिनिमम होता है। ये आपको याद रखना है, ये बड़ा वाला एक्सप्रेशन और ये दोनों स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद रखना है। बीच की चीजें भूल भी जाओगे तो काम चलेगा, ठीक है? Yes, sir. कॉपी कर लो।
So done. हो गया? Yes, sir. ठीक है, तो ये मोटा मोटा ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक पोर्शन सिलेबस आपका, मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर बाकी है, एक पोर्शन हुआ। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो वो सब काम का छोटा मोटा क्वेश्चन अपना करते रहना, मैं कुछ तो 2-4 ठीक ठाक वाले क्वेश्चन करा देता हूँ। चलिए फटाक से एकदम रैपिड फायर के जैसा ये कुछ क्वेश्चन कीजिए, थ्योरेटिकल है, ये कर लीजिए, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन भी कुछ देता हूँ। प्रॉपर्ली दिख रहा है क्वेश्चन या और बड़ा करूं? सही है। ठीक है, फटाफट एकदम, इसमें कुछ खास नहीं है।
हुआ? फटाफट बोलो, ये हो गया ऑल सिक्स? Yes, sir. चलो फटाफट। वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ अर्थ क्या होगा? 0. 0. 0। क्यों? क्यों? फॉर्मूला में डी की जगह आर पुट करेंगे, है ना? बोलना, डेप्थ के लिए क्या फॉर्मूला था? G इज इक्वल टू जी नॉट इंटू 1 माइनस डी बाई आर, यही फॉर्मूला था ना? Yes, sir. तो एट द सेंटर ऑफ अर्थ D इक्वल टू आर हो जाएगा, तो G 0 हो जाएगा। वेयर डज द बॉडी हैज मैक्सिमम वेट? पोल, इक्वेटर, मून, सैटेलाइट, क्या होगा? Pole. Pole. पोल पर मैक्सिमम होगा, अभी थोड़ी देर पहले देखे। ग्रेविटेशनल फोर्स इज म्यूचुअल फोर्स, हेंस एबीसीडी में से कौन सा होगा? D. एक्शन रिएक्शन होगा ना, दोनों एक दूसरे पर लगाता है। Yes, sir. ए बी पर जितना लगाता है, बी ए पर उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। वेट ऑफ बॉडी इज मोर एट पोल देन द इक्वेटर, करेक्ट है। वेट ऑफ बॉडी इज मोर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ देन टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये भी करेक्ट है। तो ऑल करेक्ट होगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. G का वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस, नहीं, बिटवीन टू बॉडी ऑफ यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस। तो यूनिट मास यूनिट डिस्टेंस होगा, तो m1 m2 1 rb 1, तो F का वैल्यू G के बराबर होगा। अर्थ घूमना बंद कर देगा, तो G एट इक्वेटर होगा, बोलो। Same. सेम कैसे होगा? इक्वेटर पर G क्या है? G नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, तो रोकना बंद हो गया, मतलब ओमेगा 0 हो गया, तो G की वैल्यू G नॉट हो गई, इंक्रीज हो गई ना। Yes. पोल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इक्वेटर पर तो पड़ेगा ना। समझ आया? समझ Yes, आया sir. सबको? Yes. Yes. चलो कुछ और करो। कॉपी इसको कीजिए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से।
हुआ कुछ? बोलिए। हुआ? यस सर। फर्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, पोल पर जी नॉट के बराबर होता है, और इक्वेटर पे अभी डिराइव किया था जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर आर, है ना? यस यस सर। अच्छा, डिस्टेंस डिस्टेंस डबल कर दिया तो 1/4 हो जाएगा, है ना? फोर्स आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोलो। यस सर। अच्छा, इफ अर्थ सडनली श्रिंक, तो जी होता क्या है? कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर, यही जी का डेरिवेशन था स्मॉल जी का। तो आर अगर आधा हो गया पहले जितना था, तो जी अब 4 टाइम्स हो जाएगा। बोलो। यस सर। A body weighs 72 Newton on Earth's surface. What is the gravitational force acting on it due to Earth at a height equal to half of the radius of Earth? अब देखो ये समझो, हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा बेटा, यहाँ पर एक्चुअल फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि एच आर के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा नहीं हुआ ना। समझ रहे हैं कि नहीं? यस सर। तो एक्चुअल वाला जी का फॉर्मूला क्या था? जी इज इक्वल टू जी नॉट अपॉन, बोलो, 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, ऐसा था। यस सर। तो एच को आर बाई 2 पुट कर दोगे तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा, तो उसका होल स्क्वायर कर दोगे तो 4/3 ऊपर हो जाएगा, 4/9 सॉरी। समझ रहे हो कि नहीं? अरे कुछ नहीं, इसमें h इज इक्वल टू r/2 पुट किया तो 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर 9/4, डिनोमिनेटर में है तो 4 ऊपर 9 नीचे, ऐसा। तो जो नया वाला वेट होगा वो क्या होगा? 4/9 टाइम्स पुराना वाला वेट विच इज 72, तो ये होगा 32 न्यूटन। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला जो होता है 1 माइनस 2h/r, वो यहाँ नहीं लगाएंगे। ये समझ आया कि नहीं? ठीक है, 10th वाले के लिए मेरे पास है G इज इक्वल टू कैपिटल जी मास अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आपसे मास ऑफ प्लैनेट पूछा है तो मास ऑफ प्लैनेट हो जाएगा G इंटू कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। होगा? G Yes, का sir. वैल्यू 10 दिया हुआ है, R का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर हो गया, और कैपिटल जी का वैल्यू दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, है ना? तो एक तो 6.67 जाएगा, एक ऊपर बचेगा,
तो एक बच गया ऊपर 6.67। 10⁶ का स्क्वायर 12, 12 प्लस 1 13, और 13 में 11 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा? 13 प्लस 11 24। ऐसा कुछ आंसर होगा। आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कॉपी कर लीजिए कोई कर रहे हैं तो, उसके बाद